नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विजयदशमी की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज बात करेंगे कि जो हरियाणा में हुआ क्या वो महाराष्ट्र में हो सकता है। मुझे नहीं लगता है, और ये बात मैं कह रहा हूं हार जीत के संदर्भ में नहीं कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई कांग्रेस हार गई, उस संदर्भ में नहीं। वो एक पक्ष है, लेकिन हरियाणा में जो हुआ है वो केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मामला नहीं है। हरियाणा में क्या हुआ है पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है। हरियाणा में लंबे समय से क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा था। इस दबदबे को 2014 में पहली बार तोड़ने का या सीमित करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, जब वो सीधे कांग्रेस पार्टी से मुकाबले में आ गई। तो जो डोमिनेंट पार्टी थी हरियाणा की, या तो कांग्रेस या कोई जो है रीजनल पार्टी, उसके मुकाबले सीधा मुकाबला हो गया दो राष्ट्रीय पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। उसमें धीरे धीरे क्षेत्रीय दल स्क्वीज होने लगे, दबने लगे। 2024 के चुनाव ने क्षेत्रीय दलों का लगभग सफाया कर दिया। आईएनएलडी को सिर्फ 2 सीटें मिली, जिसके परिवार की पार्टी से पहले चौधरी देवीलाल, फिर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कई बार ये पार्टी सत्ता में रह चुकी है। इसके बावजूद इसकी हालत ये हो गई कि ये 2 सीटों पर सिमट गई। उसके अलावा पिछले चुनाव में आपको याद होगा, इसी पार्टी से निकलकर दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बनाई, जननायक जनता पार्टी। उसको साथ लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए। उसकी सीटों की संख्या डबल डिजिट में आ गई। तो ये माना गया उस चुनाव के बाद कि ये नया क्षेत्रीय दल जो है हरियाणा में उभर रहा है और आगे चलकर जो है यही सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल हो जाएगा। लेकिन इस चुनाव ने साबित किया, मतदाताओं ने कहा कि नहीं, अब हरियाणा की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की ज़रूरत नहीं है। जब तक कांग्रेस के मुकाबले कोई राष्ट्रीय दल नहीं आया था, तब तक क्षेत्रीय दलों की भूमिका थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के मुकाबले में एक राष्ट्रीय दल आ गया, भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्रीय दलों को लोगों ने यानी मतदाताओं ने नकारना शुरू कर दिया। ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकेत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हरियाणा के चुनाव की कई कोणों से विश्लेषण की ज़रूरत है। उसका नतीजा जो आया है, फिर कह रहा हूँ, केवल राज्य में किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कौन लग रहा था फ्रंट रनर और कौन जीत गया, मामला यहीं तक सीमित नहीं है। तो हरियाणा ने एक संदेश दिया है कि अगर 2 राष्ट्रीय दल मैदान में होंगे तो मतदाता की पसंद उन्हीं दोनों के बीच होगी। क्षेत्रीय दलों को पहली बार में नहीं, एकदम से नहीं, तो धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, उनकी भूमिका को समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक ये बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है दूसरे राज्यों में, तो ये फिनोमेना केवल हरियाणा तक सीमित रहेगा या दूसरे राज्यों में बढ़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज तुलना करने जा रहे हैं हरियाणा के नतीजे के बाद कि क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। हरियाणा के चुनाव से पहले, वैसे तो आपको याद होगा 2014-2019 दोनों बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ हुए थे। इस बार चुनाव आयोग ने अलग अलग कर दिया। बीजेपी भी चाहती थी, चुनाव आयोग ने भी अलग अलग कारण बताए, लेकिन चुनाव अलग अलग हुए। तो उससे बीजेपी को हरियाणा में माइक्रो लेवल पर काम करने का समय मिल गया, मौका मिल गया, और उसने अपना घर ठीक कर लिया। लेकिन मामला केवल इतना नहीं है। जो चर्चा हो रही है, आम चर्चा जो हो रही है, आप भी सुन रहे होंगे कि वो असंतोष था, उसको कंट्रोल नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, और फलाने को ज़्यादा टिकट मिल गया, उसके गुट को, फलां के गुट को कम टिकट मिला, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बागियों को बनाने की ठीक से कोशिश नहीं हुई। ये सब बड़ी सतही और छोटी बातें हैं। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा वही है कि न तो संविधान का मुद्दा चला कांग्रेस का, न पहलवान का चला, न किसान का, न जवान का। ये 4 बड़े मुद्दे जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी घूमी थी, उसको उम्मीद थी कि हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा चलेंगे। पहलवान का मामला तो हरियाणा तक ही मोटे तौर पर सीमित है। जवान का मामला भी
हरियाणा और कुछ और राज्यों में, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में है। और किसान का मामला पंजाब और हरियाणा, जब मैं पंजाब और हरियाणा की बात कर रहा हूँ किसान का मामले की, तो तथाकथित जो किसान आंदोलन था वो दरअसल इन्हीं 2 राज्यों तक, वो भी पंजाब तक था, हरियाणा के कुछ हिस्सों में था, तो यहीं तक सीमित था। और संविधान के नाम पर जो है दलितों का वोट तोड़ने में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में सफल रही थी, इसलिए वो 10 में से 5 सीटें जीत गई। 2019 में एक भी नहीं जीती थी, तो ये उसकी बड़ी सफलता थी। अब महाराष्ट्र पर आते हैं। महाराष्ट्र में 2 गठबंधन हैं, आपको मालूम है, दोनों में 3-3 पार्टियां हैं। एक महायुति है जो सत्तारूढ़ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। उसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी है एकनाथ शिंदे की, और तीसरे नंबर पर है अजीत पवार की पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है उसमें उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी नंबर 1 थी जब सरकार में आए थे, बनाई थी उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर, तब 56 विधायक थे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर थी एनसीपी शरद पवार की, जिसके 54 विधायक थे, और 46 विधायक के साथ या 44 विधायक के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। अब इस समय जो स्थिति है उसमें विधायकों की संख्या की दृष्टि से कांग्रेस नंबर 1 हो गई है, लेकिन कांग्रेस को नंबर 1 उस गठबंधन में कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बाद उसने अपनी नंबर 1 की हैसियत हासिल कर ली। कांग्रेस 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी और 13 पर जीत गई। तो लोकसभा सदस्यों की दृष्टि से महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी हो गई है कांग्रेस पार्टी। अपने गठबंधन में ही नहीं, दूसरे गठबंधन को भी मिला ले, उसको भी देख ले तो भी भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 की पार्टी 2014 और 2019 के चुनाव में थी, लोकसभा में, विधानसभा में भी थी, कि उसकी हैसियत कम हो गई, कांग्रेस से पीछे चली गई। हालांकि अपने गठबंधन में अब भी वो नंबर 1 है। तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गठबंधन के अंदर, महायुति के अंदर कमज़ोर हुई है और उसको विधानसभा चुनाव में अपने साथी दलों यानी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की ज़्यादा सुननी पड़ेगी, उनको टिकट बंटवारे में ज़्यादा हिस्सा देना पड़ेगा। हरियाणा ने इसको बदल दिया है। हरियाणा का कितना प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति पर या महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी शुरुआत जो होगी वो सीट बंटवारे से। हरियाणा के चुनाव नतीजे का सीधा असर सीट बंटवारे पर पड़ेगा। बीजेपी फिर से जो है बाउंस बैक कर गई है, नंबर 1 की अपनी पोजीशन पर कॉन्फिडेंट हो गई है। उसका आत्मविश्वास हिल गया था लोकसभा चुनाव के बाद, और उसके सामने समस्या थी कि दावा कैसे करेगी नंबर 1 का। दावा करने के लिए केवल पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस जो है वही आधार था। लोकसभा चुनाव ने उस दावे को, आधार को तो नहीं, दावे को कहें कमज़ोर किया। लेकिन हरियाणा की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बदल गई है। लोकसभा चुनाव के बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं और 6 बैठकें ले चुके हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट के लेवल पर काम करती है चुपचाप, इसका अंदाज़ा शुरू में लगता नहीं, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रचार होता नहीं। हरियाणा में यही हुआ, महाराष्ट्र में भी मैं कह रहा हूँ यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का अगर आपको आकलन करना है तो आपको लोकसभा चुनाव के नतीजे से अलग हटकर सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छी बात यह है कि उसके गठबंधन में शामिल एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसका मजबूत होना उसके लिए फ़ायदेमंद है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो ट्रेडिशनल पुरानी शिवसेना थी उसके वोट बैंक को एक तरह से रिटेन किया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। वो हमेशा से, जब से गठबंधन ये शिवसेना और बीजेपी का बना, तब से एक दूसरे के लिए वोट करते रहे हैं। तो उनके लिए कोई सामंजस्य बिठाने का या एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल और तारतम्य बिठाने का की कोई समस्या नहीं है। इसमें ऑड मैन आउट अजीत पवार है। अजीत पवार को अगर उनके फैक्शन को और एनसीपी को अगर ये इस गठबंधन में सीटें ज़्यादा मिलती हैं तो ये गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा
नुकसान होगा। तो जो मैं शुरू में कह रहा था कि जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, इस अर्थ में कह रहा था कि रीजनल पार्टीज महाराष्ट्र में इस चुनाव में ख़त्म नहीं होने जा रही, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि सीधी लड़ाई मोटे तौर पर, बिल्कुल हरियाणा जैसा तो नहीं, मोटे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो जाए। कांग्रेस का भी हौसला उत्साह बढ़ा हुआ था लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, लेकिन उसको बड़ा धक्का लगा है, खासतौर से हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के बाद, और उसके बाद उसके एलाइज में खुशी की लहर है। अब आप देखिए कैसा गठबंधन है कि गठबंधन का एक साथी दल किसी दूसरे राज्य में, जहां इस गठबंधन के साथी दलों का कोई लेना देना नहीं है, वहां वो कमज़ोर हुआ और यहाँ ये खुश हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से लगातार उद्धव ठाकरे को और उसके साथ साथ शरद पवार को लग रहा था कि कांग्रेस अब डोमिनेट करेगी गठबंधन को और ज़्यादा सीटें लेना चाहेगी, अपनी पसंद की सीटें ज़्यादा लेना चाहेगी, और हमारे लिए उसको मना करना या रोकना कठिन होगा। अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को लगता है कि वो कठिनाई दूर हो गई, अब कांग्रेस दबाव में होगी। इसीलिए जो आप देख रहे हैं ना, चुनाव नतीजे हरियाणा के आने के बाद लगातार जो हमला खास तौर से उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस को एक मनोवैज्ञानिक दबाव में लाने के लिए। कांग्रेस कमज़ोर है, पिटी हुई है, उसका आत्मविश्वास गिर गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जो आत्मविश्वास बढ़ाया था वो फिर से धड़ाम से गिर गया है, ज़मीन पर आ गया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ज़्यादा समय नहीं है चुनाव में, अगले हफ्ते किसी भी समय अधिसूचना जारी हो सकती है, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है, और उसके बाद सीधे सीधे बातचीत जो होगी पहली वो सीटों के बंटवारे की होगी। सीटों के बंटवारे से दोनों गठबंधनों की बात कर रहा हूँ, तय होगा कि किस तरह की राजनीति चलेगी या किस तरह का चुनाव होगा महाराष्ट्र में। उससे थोड़ी स्पष्टता आएगी, अभी जो स्थिति है उससे बेहतर और ज़्यादा स्पष्ट होगी। लेकिन अगर ये हम कहना चाहें कि हरियाणा की तरह शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी उधर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में और इधर महायुति में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी का सफाया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो क्षेत्रीय दल है, जो रीजनल पार्टी है, उसका अभी प्रभाव बना रहेगा, लेकिन इस चुनाव के बाद भी बना रहेगा, ये अभी इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इतना तय है कि इस विधानसभा चुनाव में मोटे तौर पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो जाएगा, और उधर उद्धव ठाकरे कमज़ोर होंगे, शरद पवार पहले ही कमज़ोर हो चुके हैं और उनके यहाँ कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है। शरद पवार का ये आखिरी चुनाव होगा। उनकी बेटी राज्य की राजनीति में उसके पांव जमे हुए नहीं हैं, कभी नहीं जमे, और इधर इस गठबंधन में अजीत पवार कमज़ोर कड़ी हैं। ये भी चर्चा हो रही कि अजीत पवार फिर से जा सकते हैं उधर, और अगर चले जाएं तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए ये गुड रिजल्ट्स होगा, छुटकारा पा लेना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूँ, और जो है ज़्यादातर जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं वो मानते हैं कि अजीत पवार इस गठबंधन के लिए लायबिलिटी है, बोझ है। तो बोझ से तो जितनी जल्दी आप छुटकारा पाएँ, बोझ को जितनी जल्दी उतार दें उतना अच्छा होता है, उतनी ज़्यादा राहत मिलती है। तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यही बात शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए नहीं कह सकती, खासतौर से उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में जब सीधा मुकाबला हुआ लोकसभा चुनाव में, तो एकनाथ शिंदे ने साबित किया कि शिवसेना का जो पारंपरिक वोट है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। उद्धव ठाकरे की जो सफलता आपको लोकसभा चुनाव में नज़र आ रही है वो कांग्रेस और एनसीपी के मुस्लिम वोट और दलित वोटों के कारण है। अब विधानसभा चुनाव में भी वो वोट मिलेगा, ये अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा उस गठबंधन में कोई शोर मचा रहा है तो उद्धव ठाकरे और उनके साथी मचा रहे हैं। जल्दी में अगर कोई है दोनों गठबंधनों में, अगर बहुत जल्दी में
और बहुत बेचैनी में कोई है तो उद्धव ठाकरे। उनका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि हरियाणा के चुनाव नतीजे का पहला असर होना शुरू हो गया है महाराष्ट्र में, और वो है मनोवैज्ञानिक असर। भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ गया है, कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास घट गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसमें उसके साथी दल उसकी बात ज़्यादा सुनने को तैयार होंगे। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जो कांग्रेस का गठबंधन है उसमें कांग्रेस की बात अब कम सुनी जाएगी, उसको कम महत्व मिलेगा। तो ये कांग्रेस के लिए इससे निपटना मुश्किल होगा। जो लोकसभा चुनाव के बाद उसे लग रहा था कि आसानी हो गई है कि नंबर 1 की पोजीशन हमारी स्टैब्लिश हो गई है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में ऐसा होने वाला नहीं है। तो तीनों पार्टियों का दावा अलग अलग होगा और कोई किसी की बात आसानी से मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता है राजनीति में अक्सर कि आखिर में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करती है कि बचेंगे तो आगे लड़ लेंगे, तो इसलिए एक हो जाए, ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। अब ये होगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो समीकरण नज़र आ रहे थे, जो राजनीतिक परिस्थिति हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले महाराष्ट्र में नज़र आ रही थी, वो बदल गई है। और ये बदलाव नतीजे में कितना परिलक्षित होगा ये समझने में या इसका अंदाज़ा लगाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता दोनों गठबंधनों में, तब तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव किस दिशा में जाएंगे इसके बारे में अनुमान लगाना कठिन है। तो जैसे ही घोषणा होगी चुनाव कार्यक्रम की, उसके बाद बातचीत शुरू होगी और जल्दी ही बातचीत पूरी हो जाएगी, क्योंकि दोनों पक्ष जो है, दोनों गठबंधन सीटों के तालमेल की बातचीत लगातार अनौपचारिक रूप से कर ही रहे हैं। उसको केवल औपचारिक रूप से तय करना है और उसकी घोषणा करना है। तो हरियाणा महाराष्ट्र की राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने जा रहा है। ये बहुत कम होता है कि एक छोटे राज्य के चुनाव का नतीजा एक बड़े राज्य के चुनाव परिणाम को प्रभावित करे या उसकी संभावना बने, और महाराष्ट्र में ये संभावना दिख रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।